नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछला वीडियो में मैं यूरोपियों का भारत आगमन पर चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। इसमें मुख्यतः हमें 4 के बारे में पढ़ना है: पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली पर मैंने पिछला वीडियो में चर्चा किया था कि कैसे वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। फिर कैब्राल आता है, फिर उसका वायसराय के बारे में हमने पढ़ा, अल्मीडा के बारे में पढ़ा, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा, फिर पुर्तगालियों का देन पढ़ा, उसका फैक्ट्री के बारे में पढ़ा। आज मैं डच पर चर्चा करूँगा। डच देखिए थे कहाँ का। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था भारत में। डच आया तो किसके नेतृत्व में आया? अब देखिएगा, सामान्यतः पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी जो हैं राजा का नेतृत्व में आते थे, लेकिन डच ही एक मात्र ऐसा यूरोपीय कंपनी था जो किसी राजा के नेतृत्व में ना आकर बल्कि स्वयं ही 17 व्यापारियों का समूह, जिसका नेतृत्व हाउटमैन कर रहा था, उसी के नेतृत्व में वह भारत आया। यानी डच क्या था? तब व्यापारियों का समूह था। तो निश्चित है कि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना रहेगा। जब व्यापार करने के लिए भारत आएगा तब फायदा भी किसको होगा? भारत को होगा। यानी डच का जो रणनीति था, भारत आने का उद्देश्य था, वो बाकी पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी से अलग था। तो हमने देखा कि डच नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी था। 1602 में इसका कंपनी का स्थापना हुआ। यह व्यापारियों का समूह था जिसका नेतृत्व हाउटमैन कर रहा था। अब वह भारत पहुंच जाता है। अब उसका हम 3 कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम 3 कंपनी, पहली बार वह मसूलीपट्टनम में खोला, दूसरी बार पुलिकट में खोला और तीसरी बार सूरत में खोला। यानी इसको हम याद रख सकते हैं MPS: मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत। 1602, 1610 और 1616। इसी तरह से आप अंग्रेज का भी याद रख सकते हैं, SMS: सूरत, मसूलीपट्टनम, सूरत। पुर्तगाली के बारे में तो मैंने आपको बताया था, कोचीन, कन्नूर और गोवा। इसमें गोवा याद रखना है 1510। अल्बुकर्क ने यूसुफ जहाँ आदिल शाह से, जो बीजापुर का था, उससे गोवा को छीना और वहीं तीसरा फैक्ट्री लगाया। फ्रांसीसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो SMT: सूरत, मसूलीपट्टनम, सेंट थॉमे। तो ये चारों का आप 3-3 फैक्ट्री एक साथ याद कर लीजिएगा। अब जब डच भारत आया तो व्यापार करने के लिए आया था। तो प्रश्न है किसका व्यापार किया? तो डच जो है सूती कपड़ा का व्यापार किया। किसका व्यापार किया? सूती कपड़ा का व्यापार किया। यहाँ से सूती कपड़ा को वह ले जाता था। जब ले जाएगा तो भारत के लिए यह निर्यात कहलाएगा, और जब भारत में कोई सामान बाहर से आएगा तो आयात कहलाएगा। अब देखिए कितना फ़ायदा दिया डच भारत को। डच किसी फिक्स रेट पर वस्तु को या सूती कपड़े को यूरोप नहीं ले जाता था। डच कहा कि तुम जो है कपास का खेती करो, हमको तुम माल अवेलेबल करवाओ, हम यूरोप ले जाएंगे और जो फ़ायदा होगा उसमें हम तुमको 18% का हिस्सा देंगे। यह मॉडल सहकारिता मॉडल कहलाया। तो सहकारिता मॉडल पर आधारित था डच का व्यापार। 18% लाभांश मिलता था। कहा जाता है कि अच्छे लोग बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। ठीक हमारे साथ यही हुआ। जो डच हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहा था, वह बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हार गया अंग्रेज से और भारत छोड़कर चला गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भी आई है कि बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो डच और अंग्रेज के बीच हुआ। कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ। परिणाम क्या हुआ? डच हार गए और भारत छोड़कर चले गए। तो डच में हम क्या देखें
कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी था। यह किसी राजा या रानी के नेतृत्व में भारत नहीं आया था, बल्कि 17 बड़े बड़े व्यापारियों का समूह में हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया था। यह पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोलता है। यदि इसका प्रथम 3 फैक्ट्री को आपको याद करना है तो MPS, मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि हम बिहार के हैं तो डच जो है बिहार में भी अपना फैक्ट्री 1632 ईस्वी में खोल दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री खोला। फिर अंग्रेज का देख लिए, फिर पुर्तगाली का देख लिए, फिर फ्रांसीसी का 3 फैक्ट्री देख लेंगे। जब डच भारत आया तो सूती कपड़ा का निर्यात किया। यह सहकारिता मॉडल पर आधारित था। भारत को 18% लाभांश मिलता था। डच और अंग्रेज के बीच बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। डच हारे और भारत छोड़कर चले गए। फ्रांसीसी का भारत आगमन। फ्रांसीसी का भारत आगमन में हम देखेंगे, सबसे पहले यह देखेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत 1664 में आती है। और इसी ईस्वी के साथ 3 ईस्वी आप और देख लीजिए। 1668 सूरत में पहला फैक्ट्री खोलता है। 1669 मसूलीपट्टनम में खोलता है और 1678 सेंट थोमे में फैक्ट्री खोलता है। अब प्रश्न उठता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कैसे। जब हम उस समय के राजा को देखते हैं फ्रांस में, तो लुई 14वां का शासन काल था। अब ये लुई क्या है? लुई वंश नहीं था, बल्कि लुई टाइटल था, राजा का नाम का टाइटल था। और लगातार लुई चलते आया। लुई 12वां, लुई 13वां, लुई 14वां, तो उसका नाम भी लुई वंश हो गया। लेकिन मूल नाम था बुर्बो वंश। तो फ्रांस में बुर्बो वंश या लुई वंश का शासन था, जिसमें लुई 14वां का साम्राज्य 1664 ईस्वी में था। वह शासन कर रहा था। और जानते हैं लुई 14वां का खासियत या दुर्गुण क्या था? 1 नंबर का दारूबाज राजा था। बहुत दारू पीता था, भोग विलास में लिप्त रहा करता था। देखिए, लुई 12वां की बात जब आती है तो लुई 12वां अच्छा राजा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, यानी लुई 12वां के बाद जो लुई 13वां आया, वो भी उसको जो है दारू पीने का लत लग गया। लुई 14वां उससे भी बड़ा दारूबाज निकला। तो होने क्या लगा कि राज खर्चा जो था, राजा में जितना खर्चा हो रहा था, सबका भार जनता पर आने लगा। टैक्स बढ़ गया। खाने पीने की वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होने लगी, तो जनता विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, इसका एक जो मंत्री था कोलबर्ट, जो इसका आर्थिक सलाहकार था, उसने राजा को सजेशन दिया कि महाराज, आप जो जनता पर जो टैक्स बढ़ा रहे हैं उससे विद्रोह बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसा कीजिए न कि अभी भारत के साथ जो देश व्यापार कर रहा है बहुत फायदे में चल रहा है, आप भी भारत में जो है फ्रांसीसी कंपनी खोल दीजिए। राजा कहा ठीक है, जाओ खोल दो। तो कोलबर्ट के सलाह पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हो गई। अब जब बात फ्रांस की निकली है तो क्यों ना इसे हम थोड़ी दूर और ले जाते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 के बीच हुई। अब ये फ्रांस की क्रांति हुई तो हुई क्यों? जैसा कि हम अभी बताए आपको, लुई 12वां अच्छा शासक था। धीरे धीरे जो शासक आए, ज़्यादातर भोग विलास में लिप्त रहते थे, शराब में लिप्त रहते थे। तो लुई 13वां से ज़्यादा शराबी लुई 14वां, से ज़्यादा शराबी लुई 15वां, उससे ज़्यादा शराबी लुई 16वां। फ्रांस की जनता एक राजा के दारू का लत और उसका राजसी ठाठ बाट को तो संभाल ही रही थी अपनी टैक्सों के बल पर, लेकिन हद तब हो गई
जब लुई 16वां की शादी मेरी एंटीनियो के साथ हो गई। अब राजा तो शराबी था ही, भोग विलासी था ही, उसकी पत्नी मेरी एंटीनियो उससे भी ज़्यादा भोग विलासी निकल गई। अब दारू पीती थी कि नहीं पीती थी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भोग विलास में लिप्त रहती थी। ऐसा माना जाता है कि 16,000 कर्मचारी महारानी मैरी एंटीनियो के भव्य महल का देखभाल करती थी। अब सोचिए 16,000 कर्मचारी का सैलरी कौन दे रहा है? फ्रांस की जनता दे रही है। जहां एक ओर फ्रांस की जनता पर टैक्स लगाया जा रहा था, जो मूलभूत वस्तु है, जो खाने पीने की सामग्री है, उसकी दाम में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही थी। गरीब लोगों को खाना खाना मुश्किल हो गया था। यहाँ महारानी मैरी एंटीनियो 16,000 कर्मचारी को अपने ही दरबार में, अपने ही राजमहल में अपना सेवा शुश्रूषा के लिए रख रही थी। क्या होगा? विद्रोह तो होगा ही, विद्रोह होना तय है। जब आपका पड़ोसी को खाना नहीं मिलेगा तो याद रखिए आपका ही घर लूटेगा। इसलिए आपका पड़ोसी कम से कम उतना अमीर होना चाहिए जितना में वह अपना पेट भर सके। इसीलिए आप भी अपने पड़ोसी को कभी इतना मत सताइए कि वह मजबूर हो जाए आपके घर घुसने के लिए। यही हाल उस समय 1789 के समय लुई 16वां के समय हुआ। तो लुई 16वां और मैरी एंटीनियो के भोग विलास से प्रभावित होकर, दुष्प्रभावित होकर जो है पब्लिक रोड पर आ गई। वह कुछ नहीं, बस रोटी मांग रहा था। बी बांट ब्रेड का नारा जब पब्लिक ने दिया और जब वह भीड़ मैरी एंटीनियो के राजमहल से गुजरने लगी, तो वह नारा यानी बी बांट ब्रेड का नारा महारानी मैरी एंटीनियो के कान में जाता है। तब महारानी मैरी एंटीनियो अपने नौकरानी से पूछती है, ये ब्रेड का होता है हो, हमको जरा बताओ, क्योंकि महारानी तो आज तक रोटी खाई ही नहीं थी। तो नौकरानी बताती है कि महारानी ये रोटी है, इसको लोग खाते हैं, तो हम तो कभी नहीं देखे हैं। तो नौकरानी बोली इसको गरीब लोग खाते हैं। तो ऐसा बात है, अरे हमारे यहाँ तो जो केक है वो कुत्ता खाता है, डॉगी खाता है। तो वह राजमहल में बाहर आती है झरोखे दर्शन के लिए और पब्लिक को कहती है, अरे बुड़बक, ब्रेड नहीं मांगो, केक मांगो। बोलिए ऐसा बात जब पब्लिक सुनेगा तो क्या होगा? पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान पर, क्रोध बढ़ गई। अब क्रांति में जो है आग में घी नहीं, क्या आग में ही घी डालने का काम किया। यह जो है महारानी का स्टेटमेंट कि ब्रेड नहीं केक मांगो। जनता में क्रोध बढ़ गई। जनता ने तुरंत ही उसे क्या किया, उसे फांसी पर लटका दिया। जनता बोला इधर आओ, तुमको बताते हैं कि रोटी और केक में क्या अंतर होता है। तो जनता ने उसे फांसी पर लटका दिया। तो यही एक छोटा सा परिचय था फ्रांस की क्रांति का। इससे हमको एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिला कि आप अपने पड़ोसी को उतना भी तंग मत कीजिए कि उसे जो है रोड पर आना पड़े। किसी के मांग को हे दृष्टि से नहीं देखिए। अब हम चलते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध क्या था? इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच का लड़ाई था। देखिए विश्व में भी जो है एक तरफ फ्रांसीसी और एक तरफ अंग्रेज लड़ ही रहे थे, तो भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा? भारत में देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 में
हो रहे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया उस समय का बहुत पावरफुल कंट्री था। ऑस्ट्रिया उस समय बहुत पावरफुल कंट्री था। उत्तराधिकार क्या होता है? जब राजा बुजुर्ग हो जाए या राजा मरने वाला रहे तो आगामी राजा कौन होगा, इसके लिए चुनाव होता है, वही उत्तराधिकार कहलाता है। यदि इसमें युद्ध हो गया तो समझ जाइए उत्तराधिकार युद्ध हो गया। अब एक भाई के तरफ फ्रांसीसी आ गया और दूसरा भाई के तरफ अंग्रेजी आ गया, ब्रिटिश आ गया। अब अंग्रेज सोचता था कि ये भाई बने तो मेरा कठपुतली बन जाएगा, फ्रांसीसी सोचता था कि ये भाई बने तो मेरा कठपुतली बन जाएगा, इसलिए दोनों लड़ना शुरू कर दिया। भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा? अब राष्ट्रवाद की तो भावना सब में रहती है। यदि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई हो रही है और वो भारत में है, इसको एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं कि हम सऊदी अरब में हैं और वहाँ एक पाकिस्तानी है और बगल में भारतीय है और यहाँ भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो हमको तो मन में लगेगा न कि अरे तुम वहाँ भारत में लड़ाई कर रहा है, आओ तुमको हम यहीं पीटते हैं। ठीक यही बात जो है हो गई भारत में। बर्नेट जो था ब्रिटिश कैप्टन, उसने फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ लिया, हो गया शुरू। अब यहाँ भी फ्रांसीसी और अंग्रेज में युद्ध का मैदान सेंट थोमे था। 1746 से 48 में अक्सा ला सैपल की संधि से यह समाप्त हुआ। हालांकि यह युद्ध भारत में लड़ा ही नहीं गया, बस वही जो था बर्नेट फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ लिया था। हालांकि जैसे ही वहाँ समाप्त हो गया, यहाँ भी जो है फ्रांसीसी जहाज़ को छोड़ दिया गया। तो बस प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम यही देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब हुआ? तो 1740 में हुआ। भारत में यह कैसे शुरू हुआ? तो बर्नेट जो है फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ लिया। बस यही दो याद रखना है। बाकी युद्ध का मैदान सेंट थोमे था और संधि जो है अक्सा ला सैपल संधि से समाप्त हुआ यह युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध बड़ा ही इंटरेस्टेड है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बहुत ही एक रोचक तथ्य हम आपको बता रहे हैं। देखिए कोइंसिडेंस क्या है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी दूसरा है और इसमें दो राज्य में इन्वॉल्वमेंट था, हैदराबाद और कर्नाटक। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, दो राज्य है और दोनों दो चरण में हुआ। फर्स्ट राउंड में दोनों जगह फ्रांसीसी जीता, लेकिन फाइनल राउंड में जो है अंग्रेज ही जीत गया। देखिए इसमें पराक्रम की बात है और संजोग की भी बात है, दोनों बात इस युद्ध में आता है। तो यह पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था 1755 में। यह दो राज्य में, जैसा कि पहला है हैदराबाद और दूसरा है कर्नाटक। अब हैदराबाद में देखिए क्या हुआ, सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा सुने हैं न, वही हाल था हैदराबाद में। एक तरफ चाचा था, दूसरा तरफ भतीजा था। भतीजा के तरफ फ्रांसीसी था और चाचा के तरफ अंग्रेज था। चाचा और भतीजा में लड़ाई होता है। चाचा का नाम है नासिर जंग, नासिर चाचा है, और मुजफ्फर जंग जो है भतीजा है। तो नासिर चाचा को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर भतीजा को फ्रांसीसी समर्थन कर रहे थे। जब यह युद्ध चला तो क्या हुआ कि नासिर चाचा का हत्या हो गया। अब देखिए अंग्रेज साइड हो गया। अब कब्जा किसका हो गया? फर्स्ट राउंड में मुजफ्फर जंग का, भतीजा का, यानी यहाँ पर फ्रांसीसी का दबदबा रहा। दूसरी तरफ जब हम कर्नाटक में जाते हैं तो ठीक इसी तरह एक और रिलेशन हमें देखने को मिलता है, साला और जीजा का। हालांकि साला और जीजा में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, चाचा भतीजा में होता है हिस्सेदारी में, लेकिन यहाँ साला और जीजा में लड़ाई हो गई। जीजा जी जो थे नवाब थे अनवरुद्दीन, अंग्रेज जो थे जीजा जी के तरफ थे, और चंदा साहब साला थे, फ्रांसीसी उसके तरफ थे। तो साला के तरफ फ्रांसीसी और जीजा के तरफ अंग्रेज। देखिए दोनों में एक चीज़ आप देख रहे हैं, जितना छोटका रिलेशन है उधर फ्रांसीसी है और बड़का रिलेशन में अंग्रेज है। अब देखिए क्या हुआ कि जिस तरह से हैदराबाद में नासिरगंज चाचा का हत्या हो गया, ठीक उसी तरह से जीजा नवाब का भी हत्या हो गया। तो कर्नाटक में भी फर्स्ट राउंड में कब्जा चंदा साहब का हो गया, यानी फ्रांसीसी का हो गया। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि दो चरण में हुआ। पहला चरण में दोनों जगह फ्रांसीसी जीत गया। तो यहाँ देखिए डुप्ले कौन है? तो फ्रांसीसी का गवर्नर है जो भारत में आया हुआ है
सत्ता संभालने के लिए। तो पहला राउंड में फ्रांसीसी जीत गया। अब देखिए सेकेंड राउंड, यहाँ देखिए वीर और पराक्रम का बात था, युद्ध का बात था, युद्ध कौशल का बात था। अब देखिए संजोग कहा जाता है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए LLC चाहिए, लक, लेबर, चांस। देखिए मेहनत तो फ्रांसीसी ने किया ही, है ना, चांस उसको मिला ही। अब देखिए लक देखिए कैसे खेल को बदल देता है। देखिए हुआ क्या कि इसके बाद हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। देखिए मृत्यु और हत्या में अंतर होता है। हत्या जब कोई मार दे, अब मृत्यु नेचुरल होता है जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। अब मृत्यु हो जाती है, नासिर जंग अब बच जाता है। तो इधर मुजफ्फर जंग को कोई बाल बच्चा था नहीं, तो नासिर जंग का बेटा को अंग्रेज ने हैदराबाद का निजाम बना दिया। अब देखिए अंग्रेज आ गया। अब अंग्रेज का एल अच्छा था, अब मेहनत भी बेचारा किया था, भले सक्सेसफुल ना हो, अब मौका मिल गया, LLC मिल गया, तो देखिए हैदराबाद पर अंग्रेज का कब्जा हो गया। अब देखिए फ्रांसीसी का यहाँ लक खराब था बेचारा का। अब कर्नाटक में भी यही हाल है। नहीं, कर्नाटक में लक काम नहीं किया, कर्नाटक में काम किया रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, सोचा कि यदि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों पर हम यदि करते हैं आक्रमण तो जीतेंगे नहीं, इसीलिए अब फूट डालो और राज करो। वो सोचा कि पहले हम एक अंग को तोड़ते हैं, कर्नाटक पर चंदा साहब पर जो है हमला कर दिया 1751 में और उसको हरा दिया। अब जब कर्नाटक को जीत लिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हैदराबाद अकेला हो जाएगा, तब कोई जितना बड़ी बात नहीं है। इधर जो है उसका लक काम कर गया। तो 1751 में रॉबर्ट क्लाइव चंदा साहब को हरा दिया और इस तरह से कब्जा किसका हो गया, अंग्रेज का हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फर्स्ट राउंड में फ्रांसीसी जीतता है और दूसरा राउंड में अंग्रेज जीतता है। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की हार के बाद फ्रांसीसी राजा ने डुप्ले को बुलाकर गोडेहू को भारत का गवर्नर जनरल भेजा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि देखिए यही फ्रांसीसी का सबसे बड़ा भूल था। यदि फ्रांसीसी का भारत में पतन होने का कारण पूछा जाए तो वास्तविक कारण यही था कि डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाना। वहाँ के राजा को लगा कि डुप्ले हमको हरा रहा है, छोड़ो दूसरा को भेज देते हैं। लेकिन उस बकलोल को यह समझ में नहीं आया कि अरे यही डुप्ले तो फर्स्ट राउंड में हैदराबाद और कर्नाटक को जीता था, और इतना दिन से जो डुप्ले रह रहा था उसको भारत के नवाबों से अच्छी दोस्ती थी, अच्छी पैठ थी, अच्छे रिश्ते थे और उसे यहाँ की राजनीति समझ में आती थी। अब तुरंत कोई आएगा फ्रांस से और उसको सपोर्ट कर देगा भारत का जो है क्षेत्रीय राजा, नहीं, यह बात उसको समझ में नहीं आया। तो डुप्ले को बुला लेता है राजा और गोडेहू को भेज देता है। यह 1755 में पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। तो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध समझ में आ गया कि हैदराबाद में चचा भतीजा, कर्नाटक में जीजा साला, छोटका भतीजा, और इधर साला फ्रांसीसी का समर्थन, और बड़ा रिलेशन चचा और अंग्रेजी का समर्थन। अब डुप्ले को बुला लिया गया, क्योंकि हार गया था। अब हम चलते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह जो है यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। 1756 से 63 तक चला, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रश्न आता है, देख लीजिएगा, 1756 से 63। बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, ब्रिटिश के तरफ से आयरकुट जीता। अब फ्रेंच का जो है काउंट डी लाली हार गया। अब लाली को लुई 15वां बुलाया, वही दारूबाज, अब उसको फांसी की सज़ा दे दिया। तो दो गलती किया। पहला तो जो था डुप्ले को वापस बुलाया और गोडेहू को भेजा, और लाली को बुलाकर फांसी दे दिया। जय हो। अब इसी को तो कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो लुई 15वां ने लाली को फांसी दे दिया। अब इसका समाप्ति पेरिस की संधि 1763 में हो गया। अब क्या हो गया फाइनली रिजल्ट, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे हम कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं,
देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच युद्ध होता है। चूँकि ज़्यादातर यह हैदराबाद कर्नाटक के आसपास घूम रहा था, इसीलिए हम इसे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। यह 3 चरणों में हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और इसका परिणाम क्या हुआ कि कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी ही बनकर रहेगी, कोई भी इंडिया का पॉलिटिकल मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो हमने क्या देखा, डच को तो बेदरा का युद्ध में मारकर भगा दिया, और इधर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में लास्ट में तृतीय कर्नाटक युद्ध में इसको जो है पॉलिटिकल मामला में एंट्री करना बंद करवा दिया। अब तो एक ही बॉस रहेगा, कौन, तो अंग्रेज। और अंग्रेज बहुत दिनों तक शासन किया। इसके पीछे क्या कारण था, इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो एक बार हम लास्ट में, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, 5 मिनट में हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी पीछे से बोल सकते हैं। डच का आगमन है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। डच मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। यह किसी राजा के द्वारा भेजा गया समूह या दल नहीं था, बल्कि वहाँ के 17 बड़े बड़े व्यापारियों का समूह था, जिसका नेतृत्व हाउटमैन कर रहा था। पहली बार 1602 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोलता है, MPS, मसूलीपट्टनम पुलिकट सूरत। इसमें एक चीज़ याद रखना है डच में कि 1632 में हमारा बिहार के पटना में यह फैक्ट्री खोलता है, इसलिए BPSC के लिए यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज का भी देख लेंगे, SMS सूरत मसूलीपट्टनम सूरत, पुर्तगाली का KKG कोचिन कन्नूर गोवा, फ्रांसीसी का SMT सूरत मसूलीपट्टनम सेंट थॉमस। डच भारत आया तो सूती कपड़े का निर्यात किया, व्यापारिक भागीदार बनाया भारत को, सहकारिता मॉडल पर आधारित इसका व्यापारिक मॉडल था, और 18% भारत को लाभ दिया। कह सकते हैं कि डच भारत के लिए फ़ायदेमंद था, ना कि घाटे का सौदा था। लेकिन यही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छे लोग जिस तरह से दुनिया में कम रहते हैं, ठीक उसी तरह से भारत को फ़ायदा दिलाने वाला कंपनी ज़्यादा दिन तक भारत में टिका नहीं, क्योंकि अंग्रेज ने 1759 में बेदरा का युद्ध में उसे हरा दिया, और डच को मजबूरी बस भारत छोड़कर जाना पड़ा। फ्रांसीसियों का हम आगमन देखते हैं तो हमें लुई 14वां के बारे में जानना पड़ता है। वह बुर्बो वंश से संबंधित था, जिसे हम लुई वंश भी कहते हैं। यानी उस समय फ्रांस में लुई 14वां का शासन था। समय था 1664 ईस्वी। लुई 14वां के सलाहकार कोलबर्ट के अनुसार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। जब बात चली ही है तो थोड़ा सा और दूर तक चलते हैं। 1664 में स्थापना हुआ, 1668 में पहला फैक्ट्री खुला, 1668 में दूसरा मसूलीपट्टनम में, और तीसरा 1678 सेंट थॉमस में खुला। जब बात लुई 14वां की चली है तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। लुई 12वां जो था एक अच्छा राजा था, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता गया और राजा जो बनते गए, वह दारू या नशा या भोग विलास से संलिप्त होते गए। लुई 13वां दारू पीना शुरू किया, लुई 14वां और ज़्यादा पिया। सरकार का जो है खजाना खाली होने लगा, राजा का खजाना खाली हो रहा था, और उसका जो है खर्च बढ़ते जा रहा था राजकोष का। इसलिए जो है पब्लिक पर टैक्स लगना शुरू हुआ, मूलभूत वस्तुएं की वृद्धि के मूल्य में वृद्धि होने लगी, जिससे जो है विरोध होना शुरू हुआ। लेकिन मंत्री कोलबर्ट उसका बहुत होशियार था। लुई 14वां को कहा कि ये महाराजा, आप तो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, देखिए पब्लिक पर जो है टैक्स बढ़ा रहे हैं, पब्लिक विरोध कर रही है, देखिए। तो लुई राजा कहता है क्या उपाय है बताओ कोलबर्ट, तुम तो पढ़ा लिखा है। तो कोलबर्ट कहता है ऐसा कीजिए, अभी भारत से व्यापार कीजिए, बहुत फायदे में रहिएगा। तो लुई 14 का हम कहा तथास्तु, जाओ खुलवा दो। खुल गया भारत में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लुई 15वां आया तो और ज़्यादा दारूबाज निकल गया। एक चीज़ हम देखते हैं, फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 के बीच। लुई 16वां आते आते वह जो है और शराबी भोग विलासी हो गया, राजकोष खाली होने लगा, सब जो है भार फ्रांस के पब्लिक पर पड़ने लगा। और हद तो तब हो गया जब इसकी पत्नी मैरी एंटीनियो आ गई, वह इससे भी ज़्यादा भोग विलासी हो गया।
16-16 हज़ार कर्मचारी को अपने राज दरबार में रखने लगा और उसका वेतन फ्रांस की जनता पर भारित हो गया। और इस तरह से जनता में विरोध होना शुरू हुआ। जनता ने सड़क पर उतरा और राजा से बी बांट ब्रेड का नारा दिया कि हमें कम से कम खाने के लिए रोटी तो दो, इतना महंगा रोटी क्यों हो गया है, इतना टैक्स क्यों लग गया है। तो महारानी कहती है, बुर्बक, ब्रेड नहीं केक मांगो। तो उसको पता ही नहीं था कि ब्रेड क्या है। जनता में क्रोध बढ़ गई। फलतः जनता क्या किया, दोनों के फांसी पर लटका दिया। अब हम कर्नाटक युद्ध देखते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जो 1740 में शुरू हुआ था उससे ही प्रभावित था। एक भाई के तरफ फ्रांसीसी, दूसरे भाई के तरफ अंग्रेजी था। ये भारत में कैसे हो गया? वही राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। ब्रिटिश कैप्टन लॉ बर्नेट को उसने भारत में फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ लिया। फलतः यहाँ भी शुरू हो गया। मूलतः प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में होता ही नहीं है। इसका मैदान था सेंट थॉ में और यह अक्साला सैपल की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 2 जगह लड़ा गया, 2 चरण में लड़ा गया। हैदराबाद में चचा भतीजा, कर्नाटक में जीजा साला। भतीजा और साला को फ्रांसीसी का समर्थन था, चचा और जीजा को अंग्रेज का समर्थन था। फर्स्ट राउंड में चचा नासिर जंग की हत्या हो जाती है, उधर कर्नाटक में जीजा की हत्या हो जाती है और इस तरह से हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रांसीसी का कब्जा हो जाता है। लेकिन सेकेंड राउंड में संजोगवश हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है और इसलिए अंग्रेज ने नासिर जंग का पुत्र को हैदराबाद का निजाम बना दिया और इधर 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहब को हरा दिया और इस तरह से कर्नाटक पर अंग्रेज का कब्जा हुआ। फाइनली द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई और फ्रांसीसी की हार हुई। फ्रांसीसी की हार होने के कारण फ्रांस का राजा ने डुप्ले को, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसको बुला लिया और गोडेहू को वापस भेज दिया। यह फ्रांसीसी के लिए सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो डुप्ले भारत के नवाबों से, शहंशाह राजाओं से अपना संबंध बनाए हुए था, हैदराबाद को कर्नाटक का पहला चरण में युद्ध भी जीता, उसको वह बुला लिया, नया गोडेहू को भेज दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। 1756 से 53 बांडीवास का युद्ध होता है। ब्रिटिश आयरकुट जीत जाता है और फ्रेंच के काउंट डी लाली को राजा बुला लेता है, वही दारूबाज लुई 15वां, और फांसी की सजा दे देता है। फलतः क्या हुआ परिणाम? तो फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी रहेगी और भारतीय राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब देखिए इसका रास्ता कितना आसान हो गया। डच को बेदरा के युद्ध में हरा दिया, डच को भगा दिया। अब फ्रांसीसी को तृतीय कर्नाटक युद्ध में कूटनीति के तहत जो है उसको राजनीतिक मामला में हस्तक्षेप करने के लिए मना कर दिया। अब अंग्रेज का रास्ता क्लियर। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अंग्रेज का भारत में आगमन कैसे होता है, कौन आता है, किस जहाज से आता है और क्या क्या कारण रही कि अंग्रेज इतना दिन हमारे यहाँ शासन किए। तो इतना देर सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा या अच्छा नहीं भी लगा होगा तो कुछ ना कुछ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो और अच्छे ढंग से बना सकूं। धन्यवाद।